जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। व दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाहो इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट पेपर प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 2017। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी 2026 को एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि हम कंपनीज एक्ट 2017 में मेजर अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड हैं, लेकिन आपको पता है कि जब एक चीज़ प्रपोजल की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और अगर कोई उस पर कोई एतराज़ ना हो, चीज़ें बेहतरीन तरीके से मतलब मैनेज होने की प्रोबेबिलिटी हो, तो देन इट विल श्योरली बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओरिजिनल लॉ। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम ओवरऑल पूरे जो कंपनीज एक्ट का स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट वो चेंज हो गया है। काफ़ी चीज़ें जो शायद जिसे कहते हैं कि रेपिटेटिव नेचर की थी या जिनसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही थी, बल्कि जस्ट फॉर द कंप्लायंस पर्पज एक बर्डन क्रिएट कर रही थी या मुश्किलात क्रिएट कर रही थी, तो उसमें से वो चीज़ें निकाल दी गई हैं। 2017 में जब ये पहली दफ़ा लॉ जब एप्लीकेबल हुआ या आया था, ठीक है, तो हम यही समझते थे कि ये शायद एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अप टू द मार्क या अप टू द स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। नो डाउट थीस चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉ ने हमारे लिए जो कंसल्टेंट्स के लिए भी और जो बिज़नेस ओनर्स हैं बिज़नेस की फैसिलिटेशन के लिए बहुत काम किया। और अब इसमें जो पेचीदगियाँ, जो कम्प्लेक्सिटीज़, जो चीज़ें थी कि जिनको लगता था कि रिमूव किया जाए, जो है ना एसईसीपी ने उसको काफ़ी हद तक उसको रिड्यूस किया है, कम किया है। और एक एफिशिएंट मैनेज जिसे कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कंप्लायंसेस को इजी करने के लिए, ठीक है, और फिंगर टिप्स पे करने के लिए, नो डाउट मोस्टली चीज़ें क्या 95% चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि इसमें काफ़ी मेजर चेंजेस आई हैं। तो बीइंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप फर्म में काम कर रहे हैं, आप पार्टनर हैं, ठीक है, या आप बिजनेस के ओनर हैं, तो आप लोगों को इन तमाम जो चेंजेस आई हैं या प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग वर्जन में जो पार्ट एंड पार्सल बनने जा रही है कानून की, उससे आपको आगाह होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। वैसे तो ओवरऑल तकरीबन सारे सेक्शंस में कमोबेश आलमोस्ट चेंजेस आ गई हैं, लेकिन हम इसमें जो कॉरपोरेट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस से मुतल्लिक मामलात हैं या वो मामलात जो वक्तन फ़वक्तन जिनकी हमें ज़रूरत होती है, पड़ती रहती, कंसल्ट करना पड़ते हैं, हम उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। आइए जी चलते हैं हमारी मेन वीडियो की तरफ। ये तमाम सेक्शंस जो कंपनीज एक्ट के हैं उन्होंने उसमें रिप्लेस किए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फॉर्मेट इस तरह से रखा है कि पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी रखते हैं। ठीक है, ये वो सेक्शंस हैं 183 जिनमें चेंजेस आई हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कंपनीज एक्ट में ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा सेक्शंस हैं, लेकिन 183 जो सेक्शंस वो हैं कि जिनमें चेंजेस प्रपोज की गई हैं। तो फॉर्मेट इन्होंने इस तरह से रखा है कि पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ इनिशिएटिव एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है एसईसीपी का और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या लोकल इन्वेस्टमेंट है उसको इनकरेज करने के लिए। ठीक है जी, इसमें फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग प्रोविजन भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें जी सेक्शन 2 जो जिसमें डेफिनेशंस डिस्कस हुई हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन लिखी हैं और साथ ही उन्होंने उसके साथ जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो लिखी और उसके साथ ही रैशनल लिख दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने बुक एंट्री फॉर्म की जिसे कहते हैं कि डेफिनेशन पहले भी थी, अब उन्होंने बुक एंट्री फॉर्म की डेफिनेशन भी मतलब उसको जिसे कहते हैं इलेबोरेट करके बयान कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए पढ़ने के लिए चीज़ें मतलब इतनी कोई शायद ज़रूरी नहीं। हम इंशाल्लाह जो मेन मेन सीधा चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं एक दफ़ा आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, देन हम जो मेन हमारे सेक्शंस हैं जिनमें चेंजेस आई हैं उनकी तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, उसके बाद मेंबर की डेफिनेशन चेंज हो गई है। ठीक है, आप इसको देखिएगा। मेंबर का मतलब क्या है, एवरी सब्सक्राइबर टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब उन्होंने ना बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ख़त्म ही कर दिया है, तकरीबन एलिमिनेट ही कर दिया है। जस्ट अब कह रहे हैं कि कंपनी के जो इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ना, जो कंपनी की लाइफ टाइम में, लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही दफ़ा बनते हैं, बाद में उनमें जस्ट चेंजेस होती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है,
ये कंपनी की लाइफ में एक दफा जो है ना ड्राफ्ट होता है, ठीक है, निकलता है, जनरेट होता है, देन इसके बाद चेंज नहीं होती, क्योंकि आपकी जैसे एक नेचुरल पर्सन की बर्थ एक ही दफा होती है, ठीक है, तो सेम इसी तरह ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी भी बर्थ वन टाइम ही होती है। ठीक है, तो मेंबर में उन्होंने पहले होता था ना कि लिखा होता था एवरी मेंबर कौन है जी, एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद जी एवरी अदर पर्सन टू होम शेयर ऑफ एंड इन काइंड और क्लास हैव बीन अलॉटेड, वो भी मेंबर है जी। इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो उसमें वो बंदा जो एग्री करे कि मैं इस कंपनी का मेंबर बनूंगा, ठीक है, इन द फॉर्म राइटिंग फॉर्म, तो वो भी मेंबर है। या वो लोग जिनके और वो लोग जिनके नाम रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स में जो है ना दाखिल कर दिए जाएं, दे आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। प्राइवेट की कंपनी की डेफिनेशन चेंज होगी, ये भी बड़ा एक मेजर चेंज है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर। ठीक है जी, वो रिस्ट्रिक्ट करेगी, बिल्कुल ये पहले वाली प्रोविजन है। और दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 50। पहले होता था कि प्राइवेट कंपनी में बस 50 मेंबर तक हो सकती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, साथ ही मैं इधर उसका भी जिक्र कर लूं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में था कि जो एओपी जिसमें अप टू 40 मेंबर्स हैं, ठीक है, सॉरी 40 का 20 मेंबर्स तक वो काम कर सकते हैं। जैसे ही 20 से ज्यादा हुए तो उनको वो जो है फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए था 50 मेंबर। ठीक है, अब उन्होंने 50 की लिमिट ही खत्म कर दी, उन्होंने कहा खत्म। ठीक है, हाँ बस ये लिमिट है कि वो अपने शेयर जो है ना ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन से मुराद वो एक जो फॉर्मल प्रोसेस होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करें, राइट ऑफर दें, वो चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन 50 नंबर वाली लिमिट खत्म हो गई है। ठीक है, और दूसरी जो है कि इसमें जो सब्सक्राइबर हैं उनको पब्लिक ऑफर नहीं कर सकते, वो भी एग्जिस्ट करती है, जस्ट 50 नंबर वाली लिमिट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी इन्होंने इनका रैशनल क्या है लिखा हुआ है कि बेसिकली वो चाहते हैं कि अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्टिव था ये चीज़, ठीक है, तो हम इसको खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद जी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की डेफिनेशन जो है, रजिस्ट्रार है उसमें उन्होंने रजिस्ट्रार और कंपनीज के वर्ड को भी एडमिट कर लिया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एक चेंज हुई है। तो मेन ये चीज़ें जो है ना चेंज हुई है, साथ ही डेफिनेशंस की हद तक स्पेशल रेजोल्यूशन में बड़ी चेंज आ गई। पहले होता था कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 3-4 मैंडेटरी चीज़ें थी, जैसे कि 21 डेज पहले नोटिस दिया और 3/4 मेजोरिटी जो है उसको वोट करे। ठीक है, अब वो चीज़ें शायद जो नोटिस वाली रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो गई है कि आप 21 डेज वाली नहीं है, तो अब कितने डेज हैं इसके लिए कमीशन ने कहा कि हम आपको नोटिफिकेशन में टाइम मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 75% ऑफ द टोटल वोटिंग राइट इन द कंपनी वेयर द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन आपने को पता है कि मेंबर्स की होती है मोस्टली, ठीक है, तो लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी स्पेशल रेजोल्यूशन हो सकती है, और जिसमें 75% तक बोर्ड के मेंबर जो है ना एग्जिस्ट करें, वोट करें, वोटिंग राइट करें, वेयर द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग अ जनरल मीटिंग, जब कंपनी एग्जेम्प्ट हो होल्डिंग मीटिंग जो है ना हेल्ड करने से। ठीक है, वो कब होगी, अगर वो सिंगल मेंबर कंपनी है, ठीक है, या जिसे कहते हैं कि एक और उन्होंने दिया हुआ है कि वो प्राइवेट कंपनी है और नॉट बीइंग द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो इस केस में भी वो अगर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई ऐसी मीटिंग करें जिसमें 75% तक वो जो है ना वोटिंग राइट्स उनके पास, दिस रेजोल्यूशन शुड आल्सो बी कॉल्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये भी बड़ी एक मेजर चेंज है। ठीक है, उसके बाद जी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक और इन्होंने किया है कि ओब्लिगेशन टू रजिस्टर एसोसिएशन पार्टनरशिप एज कंपनीज। ठीक है, पहले था ना कि कुछ एसोसिएशन को जिनके 20 मेंबर्स हो जाते थे, आपने उनको वो मतलब काम नहीं कर सकते थे यूपी में, आपने उनको कंपनी ही रजिस्टर करवाना होता था, तो ये लिमिट, ये पूरा जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, इसका रैशनल क्या है जी, अब कहने का मकसद ये कि अगर कोई एओपी काम कर रही है जिसमें 25 मेंबर भी हो गए, 60-50 भी हो गए, तो कोई मसला नहीं है, अब वो काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस सेक्शन इम्पोज अ रिजिड कैप ऑफ 20 मेंबर ऑन एसोसिएशन, कहते हैं कि इसमें बड़ी रिजिड कैप थी, अब ये खत्म कर दिया इन्होंने। ठीक है, चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी, जब नाम चेंज होगा तो पहले रिक्वायरमेंट थी कि स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। स्पेशल रेजोल्यूशन स्टिल एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपने अप्रूवल रजिस्ट्रार की लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों भाई, ना कंपनी आपकी है, आप करें नाम चेंज।
ठीक है। बाकी इसमें एक और चीज़ थी कि आपने जब नाम चेंज होगा तो 90 डेज तक आपने एग्जिस्टिंग नेम के साथ काम करना है, वो आपने जो है स्टिल उस पर रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको मेंशन करना है पुराने नाम को। लेकिन अगर कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी कंपनी की, और जो कि सब्सिडरी भी नहीं है किसी लिस्टेड कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। मतलब क्या, इन शॉर्ट, कि अगर आप नाम चेंज करते हैं कंपनी का, तो पहले थी कि आपने रजिस्ट्रार से भी अप्रूवल लेनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले, अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पे नाम चेंज कर सकते हैं। दूसरा था कि आपने एग्जिस्टिंग नेम को नए नाम के साथ 90 दिनों तक लिखना था, स्टिल लिखना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कंपनी के मालिक हैं, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, सिंगल मेंबर कंपनी जो है, या प्राइवेट, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी नहीं है किसकी, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की या लिस्टेड कंपनी की, तो देन भी आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो 90 डेज वाले भी फुलफिल करें। ठीक है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही बहुत कम है इसमें, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। उसके बाद जी, लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विद लेस देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, पहले होता था कि आपने, अगर कंपनी के मेंबर्स कम हो गए और इतने कम हो जाए, ठीक है, कि 2 या 3, तो आप, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जो है ना, वो मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है। तो अब उन्होंने उस लाइन को, उस लाइबिलिटी को भी खत्म कर दिया है। ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज रिड्यूस्ड इन केस ऑफ अ कंपनी, प्राइवेट का लफ्ज खत्म, अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी बिलो 2, एंड द कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस फॉर मोर देन 180 डेज। ठीक है। तो फिर क्या होगा, कैरी ऑन द 180 डेज during the time it so carries on business after those 180 days and is cognizant of the fact that is carrying on business with fewer than 2 member shall be severally liable for payment of all debts। ठीक है। पहले 3 की थी, अब 2 की कर दी है, आके आप जो है ना खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस केस में। उसके बाद जी, मेजर जो चेंज जिसमें हम देखने को मिली है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को शायद वो ख़त्म करने के ही मूड में है, और जिस तरह उन्होंने तमाम सेक्शन से इसका नाम ही ओमिट कर रहे हैं, काट रहे हैं, रेड पेंसिल मार रहे हैं जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इसको ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है। आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो है ना वो बस चलते हुए आ रहे हैं, अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही मेन होगा। हाँ, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनमें राइट्स, शेयर होल्डर्स के डिविडेंड राइट्स या कोई शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स का जिक्र है, वो स्टिल एग्जिस्ट करेंगे, और वो जो नया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा उसका पार्ट एंड पार्सल समझा जाएगा। The requirement of a separate memorandum of association has been merged into the article of association, ठीक है, to create a single constitutive document governing the company objective। ठीक है। मेमोरेंडम आर्टिकल्स को खत्म कर, मेमोरेंडम को खत्म करके जस्ट आर्टिकल्स को, जिसे कहते हैं कि ज्यादा इज्जत देने जा रहे हैं। उसके बाद जी, इफेक्ट ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है। मेमोरेंडम का लफ्ज ही खत्म, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मेमोरेंडम को तो वो ओमिट ही करने जा रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय पब्लिक कंपनी, पहले एक पूरा एक लंबा चौड़ा सेक्शन था कि आपने शेयर सब्सक्रिप्शन मनी जमा करवा देनी है, ठीक है, कलेक्ट करनी है, उस पर ऑडिटर का सर्टिफिकेट और ये वो। नो डाउट ऑडिटर्स के शायद बेचारों के इंटरेस्ट वो हिट हुए हैं इसमें, पहले एक अच्छी थोड़ी बहुत फीस भी मिल जाती थी इस काम की, लेकिन अब कुछ नई चीज़ें भी आ गई जैसे स्पेशल ऑडिट और ये वो। ठीक है। तो अभी फिलहाल की हद तक ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ना, ये रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। उसके बाद जी है आपका सेक्शन कमेंसमेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, कि पहले नॉन कंप्लायंस अगर आप करते थे तो आप पे कुछ पेनल्टी वगैरह थी, तो अब उन्होंने ख़त्म कर दी है इसको। उसके बाद जी, रजिस्टर्ड ऑफ ऑफिस द कंपनी। ठीक है। अब उन्होंने इस रजिस्टर्ड ऑफिस के साथ एक नया नाम कोरेस्पोंडेंस ऑफिस भी शामिल कर लिया है। ठीक है। कि अगर अभी आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई, बातचीत चल रही है, ठीक है, आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए, इशू किए हैं, और रजिस्टर्ड ऑफिस अभी आपने नहीं लिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कोरेस्पोंडेंस ऑफिस जो है एसईसीपी को नोटिफाई कर सकते हैं, जिसके साथ आपकी जो है रेगुलर कम्युनिकेशन होती रहेगी। A company shall change its registered office address subject to passing of special resolution in the general meeting।
provided that where alteration involves a transfer of registered office from the jurisdiction of one company registration office to another, record of the company shall be transferred to the registrar concerned of the company registration office in whose jurisdiction the registered office has been shifted। ठीक है, अब उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन और ये वो उसकी इतनी कोई खास जरूरत नहीं रही। ठीक है, हाँ आपने नोटिफाई जरूर करना है वो रजिस्ट्रार को कि हम जा रहे हैं विद इन 15 days ऑफ द चेंज। उसके बाद ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का जिक्र था कि आपने अपने मेमोरेंडम में ये चीज़ें फॉर्म है 29 में भी आप 9 में भी देखते थे मेंशन होती थी फॉर्म ए में। ठीक है, तो अब इन्होंने ना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की जगह उन्होंने ना थोड़ा जनरल कर दिया है, खैर कि सेक्टर का आपने जिक्र करना है, द सेक्टर इन विच द कंपनी इज सब्सटेंशियली ऑपरेटिंग। ठीक है, तो सेक्टर मेंशन करना है, जैसे सीमेंट का सेक्टर हो गया। ठीक है, अब सीमेंट में मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं या और चीज़ें हैं, तो जस्ट आपने जो सेक्टर है उसका मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये मतलब सेक्टर जो है वो मल्टीपल बिजनेसेस को कवर कर रहा होगा। हाँ, इसमें ये है कि एनी चेंज इन सब्सटेंशियली ऑपरेटिंग सेक्टर टू अडॉप्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी विच इज सब्जेक्ट टू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कमीशन। तो ये प्रोविजन जो है एग्जिस्ट करती है अभी। उसके बाद जी मेमोरेंडम का लफ्ज़ ख़त्म होता जा रहा है, आर्टिकल्स में क्या चीज़ें चेंजेस हैं तो ये भी आपके लिए एक नॉलेजेबल है, आप इसको भी देखिएगा। वी आर ट्राइंग कि हम जो मेजर चेंजेस हैं, ठीक है, जो शायद समझाने वाली हैं, हम उस पर काम करें और एक कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो गेन करें। उसके बाद जी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशन कंटेन इन टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है जी, उसके बाद आर्टिकल्स का जिक्र हो गया। देन हम बोरोइंग पावर्स टू बी द पार्ट ऑफ द मेमोरेंडम एग्जिस्टिंग थी, अब वो नहीं है, जाहिर बात है मेमोरेंडम नहीं बल्कि आर्टिकल्स का पार्ट हुआ करेगी बोरोइंग पावर कि लोन लेना है, कब लेना है, कितना लेना है, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या रेगुलेशंस होगी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें किन से अप्रूवल लेनी है, ये अब आर्टिकल्स का पार्ट हुआ करेंगी, नॉट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड साइन स्टैम्प्ड, मेमोरेंडम का लफ्ज़ ही खत्म है, मेमोरेंडम की जगह उन्होंने कह दिया कि आर्टिकल जस्ट। ठीक है जी, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट्स ही जब खत्म हो जाएगा तो फिर क्या उसमें अल्ट्रेशन होगी, क्या वो होगा, तो ये सारा सेक्शन जो अल्ट्रेशन वाला है वो उन्होंने पकड़ के रेड कर दिया है, खत्म। ठीक है, कमीशन की पावर थी जिन्होंने मेमोरेंडम में जो भी चेंजेस है उसको कंफर्म करना है, वो नहीं, अब जस्ट आपने जो भी चेंजेस आए वो आपने जिसे कहते हैं कि वेबसाइट पे उस पर नोटिफाई करना है और बस अप्रूवल मिल गई तो इसका मतलब चेंज हो गया। चलिए ये हो गया। देन हम क्या चीज़ डिस्कस करें और इसमें जो मेजर चेंज है, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि जैसे आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, ठीक है, नोटिफाई करना है रजिस्ट्रार को, कमीशन को, और जो नया अब आपका डॉक्यूमेंट है, रिवाइज मेमोरेंडम है, वो कॉपी आपने साथ रखनी है। ठीक है, मतलब अब वही आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी एग्जिस्टिंग कॉपी। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ये उन्होंने खत्म कर दिया है, इन्होंने कहा है कि रैशनल क्या है कि इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सेक्शन 38। ठीक है, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सेक्शन 42 की जो कंपनियां हैं उनकी लाइसेंसिंग के बारे में जिक्र था, जो चैरिटेबल और नॉट फॉर प्रॉफिट होंगी, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, आपको पता है कि अगर वो हेल्थ रिलीजन साइंस कॉमर्स में काम कर रही हैं तो उनको लाइसेंस मिलता था। अब इसमें उन्होंने जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट की है उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ चंद एक नई चीज़ें डाल दी हैं, जैसे 5 के साथ 5A, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बी कमीशन में परमिट अ वक्फ मैनेजमेंट कंपनी टू बी लाइसेंस्ड as not for profit company in such form and manner and subject to fee as may be specified. The Waqf Management Company shall manage and administrative waqf asset in accordance with the Sharia compliant principles. ठीक है, वक्फ मैनेजमेंट कंपनी शेल परफॉर्म इट्स फंक्शन, बेसिकली अब उन्होंने एक नई कंपनी वक्फ मैनेजमेंट जो कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ शरीयत काम करेगी,
ठीक है, उसके मुतारफ करवा दी है। अब चैरिटेबल प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आप करवा सकते हैं, और साथ में आप जो वक्फ मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब आप एक वक्फ बना दें जिस तरह मुदारबा होता है और उसके ऊपर मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है, सेम इसी तरह वक्फ एंड इट्स अबव जो है जो इसकी मैनेजमेंट कंपनी होगी वो वक्फ मैनेजमेंट कंपनी होगी, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है, ये काफ़ी देखने के लिए और पढ़ने के लिए है। ठीक है, अगर ये चीज़ें वो हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं, तो ये एक कॉरपोरेट सेक्टर में ख़ास तौर पे जो सेक्शन 42 कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में होता था कि विद इन 90 डेज, 1 ईयर फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में बी लेव्ड आउट बाय द कमीशन। ठीक है, वो होता था कि ना आपने तमाम एसेट लाइबिलिटीज को सेट ऑफ करना है, तो उन्होंने कहा कि यार 90 डेज तो बहुत थोड़े दिन है। पहले भी जो 90 डेज लिखे हुए हैं, कौन सा उस टाइम तक सारे मामला हो जाते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं, कोई ऑर्डर आ गया, ये हो गया, वो होगा, कोर्ट में चला गया, तो अब उन्होंने उसको 1 ईयर कर दिया है। ठीक है, 90 डेज की जगह पे। Section 42 public sector company directly or indirectly wholly owned by government may be merged into another public sector for not for profit company। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि सेक्शन 42 के अंडर काम कर रही थी नॉट फॉर प्रॉफिट, वो फॉर प्रॉफिट भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब फॉर प्रॉफिट में भी कन्वर्जन उसकी हो सकती है, पहले ये चीज़ नहीं थी। प्रोवाइडेड दैट सेक्शन 42 कंपनी में बी मर्ज इनटू अनदर सेक्शन 42 कंपनी प्रेफरेबली हैविंग सेम एग्जैक्ट। ठीक है, ये जो सेक्शन 42 की कंपनी है वो सेक्शन 42 की कंपनी में ही मर्ज हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की उसमें कोई शेयर होल्डिंग है, तो उनके लिए उन्होंने एक, जिसे कहते हैं कि फेवरेबल चीज़ रखी है कि आप इस केस में फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। उसके बाद ये कन्वर्जन है कि प्राइवेट से आपने सिंगल मेंबर में जाना है, तो जाहिर बात है पहले मेमोरेंडम वगैरह की चेंजेस होती थी, तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनको ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद जी कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें भी जहाँ जहाँ मेमोरेंडम का लफ्ज़ था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस का जी था कि आपने प्रोस्पेक्टस एसईसीपी को जमा करवाना है, ठीक है, साइन स्टैम्प होना चाहिए हर सब्सक्राइबर टू द शेयर होल्डिंग का, प्रोवाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द कमीशन एवरी कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल इट्स प्रोस्पेक्टस थ्रू ई सर्विस इन सच मैनर। पहले होता था ना कि सिर्फ लिस्टेड कंपनी ने ही प्रोस्पेक्टस जमा करवाना है, ठीक है, अप्रूव करवाना है, अब उन्होंने कह दिया कि नहीं, एवरी कंपनी। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन जब कमीशन का दिल किया तो उन्होंने वो नोटिफिकेशन भी इंशाल्लाह जल्द पब्लिश कर देना, जैसे ही मामला सारे फाइनल होते हैं, नया लॉ जिसे कहते हैं कि आता है, तो साथ ही ये चीज़ें भी आना शुरू हो जाएंगी, नोटिफिकेशन वगैरह भी। उसके बाद ये नंबरिंग ऑफ शेयर में है कि एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है, नंबर लगा होता है, प्रोवाइडेड दैट दिस नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ शेयर हेल्ड बाय अ पर्सन केप्ट इन बुक एंट्री फॉर्म। आपको पता है बुक एंट्री फॉर्म में तो पहले वो इलेक्ट्रॉनिकल शेयर होते हैं, अब किस किस पे किसका नाम लिखेंगे या नंबर लगाएंगे, वो कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, ठीक है, जो सीडीसी में रखे हुए हैं। तो ये एक अच्छी ही है, पहले भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये लॉ में स्टिल एक प्रिवियन एग्जिस्ट करती थी, तो अच्छा हो गया इसको रिमूव कर दिया। प्रोवाइडेड दैट अ लिस्टेड कंपनी शैल इशू सर्टिफिकेट, तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही होती थी ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने लिस्टेड कंपनी में भी कह दिया है कि उनके शेयर जो बुक एंट्री फॉर्म में है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट इशू करेंगी विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ दिस प्रोवाइजो, इस प्रोविजन के आने के 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है जी, रिटर्न एज टू अलॉटमेंट चीफ एग्जेक्टिव सपोर्टेड बाय द विद बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कि जब अलॉटमेंट होगी तो चीफ एग्जेक्टिव ने विद इन 45 डेज वेयर अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मेक एनी अलॉटमेंट ऑफ द शेयर द कंपनी शैल विद इन 45 डेज देयर आफ्टर फाइल विद द रजिस्ट्रार रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, और चीफ एग्जेक्टिव ने साइन वगैरह करके सपोर्टेड विद द बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी है, फाइल करनी है, मतलब ये सीसीपी को। ये चीज़ें होगी जी। उसके बाद इश्यूएंस ऑफ शेयर इन बुक एंट्री फॉर्म, ये मैंने आपको बता दी हैं चीज़ें, तो ये इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं जस्ट आपको पढ़ के ही आइडिया हो जाएगा,
मेन जो चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं जी, एक ये शेयर भी है डेफिनेशन है, डिस्क्रिमिनलाइजेशन भी, ठीक है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई डी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट इशू करेंगे तो इस केस में आपके ऊपर लेवल 3 की पेनल्टी जो स्टैंडर्ड स्केल पे है ये अप्लीकेबल हो सकती है लिस्टेड कंपनी के केस में, और अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में लेवल 2 की। ट्रांसफर ऑफ शेयर में पहले लफ्ज था कि आपने विद इन 50 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर कंप्लीट द प्रोसेस करना था, ठीक है, अब 60 डेज हो गए, 15 डेज था फिर 60 डेज। अपडेट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, नो कंपनी और इट्स ऑफिसर शेल विदाउट सफिशिएंट काज मेक डिफॉल्ट और अननेसेसरी डिले इन एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर आर द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर एज द केस में भी, ठीक है, तो अपने बंदों के नाम मेंशन करने हैं, अपडेट रखना है रजिस्टर्ड को। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर बाय मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या था, पहले रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आपने एग्जिस्टिंग को पहले देना है, ठीक है, विद इन 10 डेज। अब इस केस में उन्होंने जो प्राइवेट वगैरह का लफ्ज है या जो रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी थी उससे छुटकारा पा लिया, उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो ये जी मेजर चेंजेस हैं इसमें, ठीक है, और इसके अलावा डिस्काउंट पे शेयर आप इशू कर सकते हैं, इसमें आपने क्या था कि कमीशन से भी सैंक्शन लेनी थी, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। जो एक रिक्वायरमेंट थी कि अप्रूवल लेनी है कमीशन से जब लिस्टेड कंपनी हो और आपकी मार्केट वैल्यू से कम डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो भी खत्म कर दिया, मतलब आप इस केस में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन में बड़ी मेजर चेंजेस हैं, खासतौर पे जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। अब हम ये तो सारी चेंजेस वो हैं कि जो आप जो है ना पढ़कर समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। अभी जो हम मेन जो हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम मूव करने जा रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो उन चीज़ों से रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आगे बड़ी पढ़ने वाली चीजें हैं, काफी इन्होंने ना इसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बताना चाह रहा था, कॉस्ट ऑडिट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें चेंज आया है। देखेंगे ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट, पहले होता था ना कि कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट करता था या चार्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाले, ठीक है। अब जो है ना इन्होंने इसको खत्म ही कर दिया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, ठीक है। रैशनल क्या दिया है जी, कह रहे कि ये एक मतलब रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी जिसे कहते हैं कि रेपिटेशन हो रही है, ना कोई वैल्यू एडिशन है, ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना फेयरनेस की तरफ कोई इसका काम है, ठीक है। देयरफॉर इट्स मिशन एम टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन, रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन एंड अलाइन पाकिस्तान कॉर्पोरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। इस पे खैर बात हो सकती है कि इसको शायद एलिमिनेट करने के बजाय बेहतरीन तरीके से करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है जी, ये चेंजेस हैं इसमें। और अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैसे तमाम 183 की 183 पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जैसे कोरम है, इसको अगर हम देखें, कोरम, द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग शेल बी, ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी था कि आपने एटलीस्ट 10 मेंबर प्रेजेंट को, नॉट लेस देन 10 हो, ठीक है, और जो 25% तक रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इन्होंने कहा है कि 5 मेंबर नॉट 10, ठीक है, तो ये बड़ी इसमें एक मेजर चेंज है। लेकिन वो तमाम चीज़ें स्टिल एग्जिस्ट करती हैं कि 25% तक उनके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए। एजीएम के लिए भी उन्होंने 21 डेज की जो लिमिट है वो ख़त्म करने जा रहे हैं, मतलब उसको कम कर दिया है, सच
नंबर ऑफ डेज जो भी कमीशन करे। अब वो 10 दिन कह दे, 5 दिन कह दे, 25 दिन कह दे, जितने भी दिन, ठीक है। और इसी तरह पहले होता था ना कि तमाम कंपनी ने, मतलब इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी कमीशन, एंड इन एनी अदर केस द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सटेंड द टाइम फॉर एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम 30 डेज तक कर देते थे। अब क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन shall not apply to a private company not being public interest company and subsidiary of a listed company in case the board of director hold at least 75% of the voting right। ठीक है। 21 डेज की जो है वो रिक्वायरमेंट खत्म करने जा रहे हैं। खास तौर पे जो प्राइवेट कंपनी या उनको तो ना काफी इन्होंने वो किया है, प्रमोट करने की कोशिश की गई है। उसके बाद ये जनरल मीटिंग के लिए बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। वो कह रहे हैं कि अ कंपनी मे होल्ड अ जनरल मीटिंग एट अ फिजिकल वेन्यू और बाय यूजिंग मीटिंग टेक्नोलॉजी थ्रू थ्रू सर्विस प्रोवाइडर इन द मैनर प्रेस्क्राइब। ठीक है, बोथ एट अ फिजिकल वेन्यू और बाय, मतलब पहले होता है ना कि अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में करनी है, ठीक है, या नियर विजिनिटी नियर द रजिस्टर्ड ऑफिस, फिजिकल प्लेस हो, मेंबर जाते थे, गपशप लगाते थे, चाय शाय पीते थे, मीटिंग हो जाती थी। अब वो नहीं, अब आप अगर दिल करे तो कर लें, बहुत प्लेसेस पे भी कर लें, वरना आप जो है ना कोई सर्विस प्रोवाइडर से ऑनलाइन मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग लेके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, ई प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मीटिंग्स के लिए कि आपने वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कोई आएगा, ठीक है, और वो आप उससे रिक्वेस्ट करके सर्विसेज ले सकते हैं मीटिंग के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें अकाउंट्स के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, तो वो कर लेते हैं। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इनमें भी चेंजेस आई हैं। ये भी चेंजेस आप लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल हैं। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखें क्या चेंज है मेन। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन अप्लाई। पहले था कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द मैनर, ठीक है, एंड द ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी अटैच। इसमें कह दिया कि उन्होंने अ सिंगल मेंबर कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी नॉट बीइंग सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग सच पेड अप कैपिटल एज मे बी नो आर द सर्टिफाइड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एसेट टर्नओवर नोटिफाइड बाय द कमीशन। वो पहले लिमिट थी ना कि 1 मिलियन वाली, ठीक है, कि भाई 1 मिलियन तक अगर आपका पेड अप कैपिटल, आपको जरूरत ही नहीं है ऑडिट की। अब उन्होंने वो भी खत्म करवा दी, कर दी है। ये करने जा रहे हैं, कमीशन ने कहा कि मैं आपको क्राइटेरिया दूंगा एसेट की बेस पे या टर्नओवर की बेस पे, उस पे हम डिसाइड करेंगे किसका ऑडिट होना चाहिए किसका नहीं। और वो जो पहले एक सेक्शन लिखा हुआ था कि 3-3 कॉपीज आपने भेजनी है, वो खत्म कर दिया है जी। ठीक है, मतलब उसकी कोई लॉजिक नहीं थी ना। अब क्या तीन तीन कॉपियों का क्या, पहले होता था शायद फिजिकल में, अब तो सारी इलेक्ट्रॉनिकली चीजें ट्रांसफर होती हैं। आप पीएसएक्स की वेबसाइट पे जाएं, जितनी जिस मर्जी कंपनी की जो है ना, आप डाउनलोड कर लें। कंपनीज ने अपनी अपनी वेबसाइट्स पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। ठीक है, और उसके बाद ये स्पेशल ऑडिट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन इंसर्ट कर दिया है। द कमीशन में अपॉन एन एप्लीकेशन बाय द मेंबर नॉट लेस देन 10%। अगर वो कहें कि नहीं जी ऑडिट बेशक हुआ हुआ है, दोबारा ऑडिट करना है, स्क्रूटनी करनी है कंपनी के अफेयर्स में, तो वो करवा सकते हैं। और ठीक है, और ये ऑडिट ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है ना वो भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक मेजर चेंज है इसमें। खैर मुझे लगता है शायद ऑडिटर्स के लिए जिसे कहते हैं कि मुश्किलात ही बढ़ती जा रही हैं। नो डाउट इस तरह की चीज़ें क्वालिटी की तरफ तो लेकर जाती हैं, लेकिन बीइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ठीक है, तो आपको चीज़ें शायद थोड़ा सा एक हिसाब किताब के साथ ही लेकर चलनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी ना हो, लेकिन ग्रेजुअली हो। चेंजेस शुड नॉट बी द, जिसे कहते हैं कि अब्रप्ट चेंज ना हो, ग्रेजुअल चेंज हो। ठीक है जी, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वॉलेंटरी रिवीजन चाहती है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, तो वो भी कर सकते हैं रिवीजन। लेकिन इस केस में उन्होंने एसईसीपी को, ठीक है, प्रॉपरली कमीशन को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है, और फिर वो अप्रूव कर इसको जो है ना वो कर सकते हैं।
फाइनेंशियल ईयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, पहले था कि कोइंसाइड करना चाहिए, अब इस केस में उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब आपका होल्डिंग कंपनी का कुछ ईयर एंड हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है, ठीक है, सब्सिडरी का। उसके बाद जी अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में था कि आपने कमीशन को जमा करवानी है। अ कंपनी हैविंग सच पेड अप कैपिटल या नेट एसेट या अदर पैरामीटर, जो भी कमीशन कहेगा, उन्होंने विद इन 120 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ ईयर विद द रजिस्ट्रार चीज़ें जमा करवानी है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। provided that any member of the company may request for electronic copy of any financial statement free of cost, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी इज इंटाइटल्ड ऑन रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले सकते हैं। ये नहीं है कि ना मैंने कोरियर ही कराओ, कोरियर नहीं, अब आपको इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जी बड़ा मेजर चीज़ है जी, इंटरम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाफ ईयरली होंगी और बस एनुअली, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। हाँ, क्वार्टरली आप रिजल्ट्स जो है ना अनाउंस करें और वो शेयर करें। तो ये जी मेजर चेंजेस थी, ठीक है। पहले डिक्लेरेशन पे डिविडेंड पे रिस्ट्रिक्शन थी कि कंपनी डिविडेंड जब डिक्लेयर, द कंपनी में इन जनरल मीटिंग डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, ठीक है। जो बोर्ड ने कह दिया बस उसी को या एक्सेप्ट करें या रिजिंड करें, ठीक है, उसमें चेंजेस कोई नहीं कर सकते थे, हाँ रिड्यूस कर सकते थे। अब इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जी, ठीक है। आप जनरल मीटिंग के अलावा भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेंबर्स हैं उसकी कम हो गए राइट्स, इसे कहते हैं। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन अथॉराइज अ डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ डिविडेंड एट सच टाइम एट सच अमाउंट एंड थिंक फिट, ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड ऑन रीजनेबल ग्राउंड, द कंपनी विल इमीडिएटली आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाई द सोलवेंसी टेस्ट, ठीक है। डिविडेंड देने से पहले आपने ये जरूर इंश्योर करना है कि सोलवेंसी टेस्ट है आपकी, आपकी करंट रेशियो अच्छी है। ये ना हो कि डिविडेंड बांट दिया और बाद में पैसे ही कोई नहीं है बैंकों को देने के लिए या अपनी करंट लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें स्टिल एग्जिस्ट कर रही होंगी। उसमें पहले ये होता था कि कोई भी डिविडेंड आपने उन पैसों से नहीं देना जो कि आपने एसेट को सेल करके या कुछ इस तरह दिए। इस केस में वो लिमिट भी उन्होंने ख़त्म कर दी है, तो अब आप दे सकते हैं। जस्ट सोलवेंसी टेस्ट है कि वो पास होना चाहिए बस। Dividend to be paid only out of profits. Any dividend may be paid by a company either in cash or in kind out of its profit, including accumulated profit reserve, ठीक है, subject to solvency test। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज आ गया भाई। Provided that a company shall declare dividend at least once in every 3 years, ठीक है। कम से कम आपने 3 सालों में एक दफा लाजमी डिविडेंड डिक्लेयर करना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ सॉल्वेंसी टेस्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले होता था कि लोग देते ही नहीं, 10-10 साल गुजर जाते हैं। कुछ कंपनी है वो शायद हर साल देती हैं, कुछ है देते ही कोई नहीं है यार पैसे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, आपने कम से कम हर 3 साल बाद अगर आपके पास प्रॉफिट भी पड़े हैं, ठीक है, रिजर्व हैं और सॉल्वेंसी टेस्ट भी मीट कर रहे हैं, फिर आपकी, जिसे कहते हैं कि आपने देना पड़ना है, फिर आपकी नहीं चलेगी कि आप नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भी बड़ी मेजर चेंजेस हैं जी, पढ़ने वाली चेंजेस हैं। डायरेक्टर्स नॉट टू विद होल्ड डिक्लेयर डिविडेंड, जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुए आपने पे करना है, ठीक है। डिविडेंड शैल बी डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, पहले लफ्ज साहब जनरल मीटिंग और ये वो खत्म ही हो गया, ठीक है। अब किसी भी टाइम डायरेक्टर्स, जिसे कहते हैं कि रेजोल्यूशन पास करके सोलवेंसी टेस्ट मीट हो रहा हो, डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं और दे सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, पेनल्टी ऑफ लेवल 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी। अनक्लेम्ड शेयर वगैरह का जिक्र है, ठीक है। अनक्लेम्ड शेयर, मुदारबा सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें तो अब खैर कहाँ होती हैं। डिविडेंड जरूर था, वो अच्छा कि इन्होंने ऐड कर लिया है इसमें, ठीक है। तो वो वही रूल है कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जिस तरह है कि जमा करवाने हैं, ठीक है।
लेकिन अब वो अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तब उन्होंने कहा कि एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल्ड एनी मनी पेड इनटू द फंड established under section 245 of the act main pursuance of this section apply to the company concerned। ठीक है, इन सच मैनर along with the document may be specified। अगर आप बाद में आपको ख्याल है कि अब मेरे तो पैसे रहते हैं कंपनी की तरफ, आप फिर आ गए हैं, तो आप फंड उस कंपनी को अप्लाई करके चीज़ें ले सकते हैं अपनी। तो ये जी मेजर चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, मेन मेन जो चेंजेस हैं वो डिस्कस कर ली। ठीक है, आपको बताया कि जो रेड में चीज़ें लिखी हुई हैं ये चेंजेस हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविजन साथ लिखी है और न्यू प्रपोज्ड अमेंडमेंट है और साथ ही उसका रैशनल है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल और एफिशिएंट वे में, जिसे कहते हैं कि चीज़ें बताऊं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कंसल्टेशन पेपर है आपके पास है, आप मुझे रिक्वेस्ट एससीसीपी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझसे भी कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही किसी भी टॉपिक पे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा यू नो वेल कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑफरिंग कोर्सेज लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंपोर्ट, और साथ ही ट्रेड कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसके अलावा अभी हमारा जो लाइव कोर्स चल रहा है मिस्टर अली रजा उसको दे रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड बिजनेस वैल्यूएशन। बड़ा ही प्रैक्टिकल और एफिशिएंट कोर्स है, तो वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। तो आप लोग इनमें से भी किसी भी कोर्स में रजिस्टर हो तो यू कैन रीच आउट एट एनी टाइम। ठीक है जी, एक इसमें और बड़ी चेंज है जी, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विसेज। ठीक है, ये सर्विसेज ऑडिट रेंडर नहीं कर सकता। एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शेल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज as are approved by the board of director or the audit committee as the case may be, but shall not include the following। कौन सी? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, इंटरनल ऑडिट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुरियल सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। पहले शायद इस तरह से नाम नहीं लिखे हुए थे कि आप ये नहीं दे सकते, ये लिखा हुआ था जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। अब इन्होंने खोल खोल के बता दिया कि जनाब ये नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो इस केस में ये इन्होंने बड़ा एफिशिएंटली चीजों को कर दिया है। ठीक है, in case of auditor being individual either himself or through his relative or an other person connected with such individual एक्टिविटी। ठीक है, ये नहीं है कि अगर मैं अकेला हूं मैंने किसी और को कह दिया वो दे रहा है, वो ट्रेडमार्क यूज करते हुए मेरी फॉर्म का कोई बंदा था तो वो भी नहीं दे सकता। मतलब वो कम से कम आपके काम से एसोसिएट ना हो, आपके ब्रांड नेम से एसोसिएट ना हो। In case of auditor being a firm, either itself or through any of its partner or through any of its parent, subsidiary, associate entity, through any other entity whatsoever in which the firm or any partner of the firm has significant influence or control, तो वो भी नहीं दे सकते। तो ये भी मेजर चेंजेस है जनाब। ओके जी, आई थिंक वी शुड क्लोज इट। मैंने तमाम जो मेजर चेंजेस थी वो डिस्कशन कर ली हैं, साथ ही आपको ओवरऑल किस तरह से हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो क्या थी और जो रेड में लिखी हुई है प्रपोज अमेंडमेंट है, साथ ही उसका रैशनल है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि हम इंशाल्लाह एफिशिएंटली क्विकली चीज़ों को वो जो है ना हमने गो थ्रू किया। आप लोगों को समझ आई होगी आई बिलीव। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट नई चीज़ों के साथ। ठीक है, एक कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें। बाकी जी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआएं करना, और इंशाल्लाह जो है ना हम सब के मामलात जो सेट रहें और अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों से इसी तरह नवाजता रहे। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।